गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम हाउस प्रॉपर्टी कर रहे थे। अभी तक मैंने आपके साथ बेसिक्स के अंदर रेजिडेंशियल यूनिट, इंट्रोडक्शन और साथ में आपका सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा टाइम और देंगे और उसके बाद हम अपना पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आज की ही क्लास में स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे। चलिए, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ आपका हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि लास्ट क्लास में हमें खत्म कर देना चाहिए था एज पर शेड्यूल, बट क्योंकि टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से हम खत्म नहीं कर पाए थे, तो कुछ पोर्शन जो रह गया है मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ बच्चों। ओके, लास्ट क्लास में जो मैं आपको केसेस करा रही थी उनमें से एक केस जो है वो ये था, मैंने आपको कराया भी था ये, कि अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है पूरे साल में और कुछ टाइम पीरियड के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है। कहने का मतलब, मैं एक घर में रहती हूँ, मेरे पास एक और एक्स्ट्रा घर है। वो एक्स्ट्रा घर मेरा, मान लीजिए 5 महीने के लिए मैंने किराए पर लगाया। 5 महीने बाद मेरा मन बदल गया, मैंने सोचा नहीं, मैं तो अपना सामान रखूंगी वहां पे, वो भी मैं अपने रहने के लिए यूज करूंगी, जिसमें रह रही हूँ उसमें भी रहूंगी और उसमें भी रहूंगी। तो 5 महीने बाद मैंने अपने किराएदार को बोला कि तू खाली कर दे। या मान लीजिए वो किराएदार आया ही 5 महीनों के लिए था, तो अगले 7 महीने मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा। तो हम कहेंगे ये पार्टली लेट आउट था साल में और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड था। ऐसे केस में हम क्या करते हैं बच्चे, एक बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे केस में हम म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इन सब को बांटेंगे नहीं दो हिस्सों में कि लेट आउट पीरियड के लिए बांट लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड के लिए अलग निकाल लो, नहीं, कुछ नहीं बांटेंगे। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं बच्चे, ऐसे केसेस में हम सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप देखिए, म्यूनिसिपल वैल्यू लिखा हुआ होगा, फेयर रेंट लिखा होगा, स्टैंडर्ड रेंट लिखा होगा, इन सब से हम एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेते हैं। ये तो हमें हर क्वेश्चन में करना ही है। उसके बाद हम ऐसे केसेस में एक्चुअल रेंट निकालते हैं, सिर्फ उतने पीरियड का जितने पीरियड के लिए वो लेट आउट था, क्योंकि रेंट तो तभी आएगा जितने पीरियड के लिए वो किराए पे चढ़ा हुआ था। अब अगर वो जितने भी महीने किराए पे चढ़ा हुआ था उतने पीरियड का हमने किराया वाला एक्चुअल रेंट निकाल लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चे, जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो कितने टाइम का आएगा? वो 12 महीनों का आएगा। एक्चुअल रेंट कितने टाइम का आएगा? वो जितने महीने रेंट पे चढ़ा उतने टाइम का आएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट को एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करेंगे और उन दोनों का जो हायर होगा वो ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमेशा रूल्स अलग होते हैं। इस वाले केस में ये होगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का हायर लेंगे और वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस करेंगे जो पेड होंगे ऑन एंड बिफोर 31/3/2020 और फिर आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। ये वाला केस आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपको रिवाइज करा दिया। बहुत सारे केसेस किए थे, सब कुछ तो मैं रिवाइज नहीं करा सकती, बट टू कनेक्ट विद यू ऑल आपको ये बताया है। अच्छा बच्चे, एग्जाम में ये भी हो सकता है आपको जो क्वेश्चन आए उसके अंदर जो एसएससी है वो ओनर ऑफ मोर देन 2 हाउसेस हो एंड ऑल आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। कहने का मतलब, मान लीजिए मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 घर हैं और मैं तीनों घरों में से कोई सा भी किराए पे नहीं चढ़ाती, मैं तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा देती हूँ कि मैं ही रह रही हूँ तीनों में, मेरा ही सामान रखा हुआ है। तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी और जो गवर्नमेंट है ना, वो कहती है ठीक है तुम्हें तीनों में रहना है, तुम तीनों में रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम तुम्हारा ऐसा मानेंगे कि तुम 2 घरों में तो रह रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तुम्हारे 2 घर, और तीसरा घर तुमने किराए पे चढ़ाया है। गवर्नमेंट कहेगी, इनकम टैक्स अथॉरिटी कहेगी कि कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो अपनी प्रॉपर्टीज इतनी सारी ऐसे छोड़ दे कि उन सब पे उस वो ही रह रहा है, उसी ने अपना सामान रखा है, वो किराए पे नहीं चढ़ा रहा। गवर्नमेंट कहती है हम ज्यादा से ज्यादा 2 घरों को ये मान सकते हैं कि वो 2 घर जो हैं वो तुम रह रहे हो उन 2 घरों में। वो कहते हैं हम तीसरे घर को, चौथे घर को, पांचवें घर को, जितने भी तुम्हारे 2 के बाद घर होंगे उनको हम मानेंगे ही नहीं कि तुम रह रहे हो। तुम रह रहे हो, तुम्हारे पास कोई किराया नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम मानेंगे किराया आ रहा है और जितना एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है हम निकालेंगे उसका। तो ऐसे केस में बच्चे कि अगर एसएससी जो है वो ओनर ऑफ मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज है एंड ऑल आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, तो ये कहते हैं
if assessee has more than 2 properties, he can claim the annual value of any 2 house properties shall be nil. वो सेल्फ ऑक्यूपाइड सिर्फ 2 घरों को दिखा सकता है, और तीनों, अगर उसके पास 3 घर हैं तो 3 में से चूज कर सकता है कि किन्हीं 2 घरों को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता है। जिनको सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाएगा, आपको भी पता है उसकी जीएवी क्या आएगी, निल आएगी बच्चे। उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस बेसिस पे आती है, कितना रेंट मिला। अब जब रेंट ही नहीं मिलेगा, खुद ही रह रहे हो, किराएदार को तो दिया ही नहीं, जब दिया ही नहीं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 आएगी। तो कहता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड एनी 2 हाउसेस को दिखा सकता है और उनकी वैल्यू 0 आएगी, निल आएगी। और क्या कहते हैं, 2 घरों को तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा देगा, बट जो ऑल अदर हाउसेज हैं उनको हम मान लेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। मतलब मानो या ना मानो, हम तो मानेंगे कि वो तुमने किराए पे चढ़ा रखा है, और उनका हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, और उनका एक्सपेक्टेड रेंट को ही हम तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे उस घर की। ऐसा बोलती है इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो देखिए बच्चे, स्क्रीन पे देखेंगे हम, इलस्ट्रेशन नंबर 16 हमारी स्क्रीन पर है। क्या कहता है इलस्ट्रेशन 16 में, मिस्टर जे के पास 3 घर हैं, all of which are occupied for residential purposes। तीनों को घर रहने के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन बाय हिम फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, दैट इज प्रीवियस ईयर 19-20, फ्रॉम विच कैलकुलेट एनएवी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। बच्चे फर्स्ट पॉइंट है आपका म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, तीनों की अलग अलग, 3 घर है ना, तीनों की म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है। म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने कितनी वैल्यू निकाली उनकी। फेयर रेंट दे रखा है तीनों घरों का, कि आसपास के लोकेलिटी में कितना रेंट मिल रहा था, 15,000, 27,000, 25,000। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या रेंट कंट्रोल एक्ट में क्या लिमिट लगा रखी है कि हाउस 1 का 9,000 से ज्यादा रेंट चार्ज नहीं हो सकता, हाउस 2 का 20,400 और हाउस 3 का 18,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने पे करे हैं, हाउस 1 के 1800 पे करे हैं, हाउस 2 के 2400 और हाउस 3 के 1700। और म्यूनिसिपल टैक्सेस पेबल कितने हैं, कि मतलब पे करने थे बट अभी पे नहीं करे हैं, 1200 हैं हाउस 1 के, हाउस 2 के 1100 हैं और हाउस 3 के 1500 हैं। नाउ बच्चे, हमें क्या निकालना है, एनएवी निकालना है, नेट एनुअल वैल्यू। अब देखिए बच्चे, 3 टाइप के केसेस बनते हैं। पहले केस में, वो पहले ऑप्शन में पहला और दूसरा घर को, कर्सर देखिएगा मेरा, पहला और दूसरा घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड बता देगा, तीसरे घर को डीम्ड टू बी लेट आउट, कि मतलब मान लिया कि ये किराए पे चढ़ाया गया है। दूसरे केस में पहले घर को और तीसरे घर को ऐसा मान लिया कि वो रह रहा है, और सेकंड घर को मान लिया कि किराए पे चढ़ाया गया है। तीसरे केस में पहले घर को मान लिया किराए पे चढ़ाया गया और दूसरे और तीसरे घर में वो रह रहा है। बच्चे, मैंने आपको बताया था 3 अगर उसके पास घर हैं, क्योंकि वो 2 ही घरों को अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता है, तीसरे को तो उसे लेट आउट दिखाना ही पड़ेगा, बट उसके पास ऑप्शन है कि वो किसी भी एक घर को लेट आउट दिखा दे। तो अब जो इनकम टैक्स असेसी है, जिसके ये तीनों घर हैं, वो भी चालाक है, वो चाहता है कि उसे कम टैक्स भरना पड़े। तो कम टैक्स कैसे भरना पड़ेगा, अगर जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो कम आएगी, जीएवी जब कम आएगा। कम कब आएगा, कम तब आएगा जब आप इन तीनों केसेस में निकालोगे और उनके बाद देखोगे कि किसमें सबसे कम आ रहा है। जब आप ऐसा दिखा दोगे कि किसी केस में दिखा दोगे मैंने पहले घर को किराए पे चढ़ाया है, बाकी दोनों मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे कि ऑप्शन 3 में, फिर आप इनकम निकाल के देखोगे कि तीनों की कंबाइंड इनकम कितनी आ रही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर आप दूसरे, ये ऑप्शन 2 में ये दिखा दोगे कि मैंने तो दूसरे घर को किराए पे चढ़ाया है, बाकी दोनों को, पहले और तीसरे को तो मैं यूज कर रहा हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड में। फिर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालोगे। ऑप्शन 1 में आप ये कह दो कि मैंने तीसरे घर को लेट आउट करा है, किराए पे चढ़ाया है, हाउस 1 हाउस 2 में सेल्फ ऑक्यूपाइड में यूज कर रहा हूँ। तीनों ही केसेस में आप टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे, जिस केस में सबसे कम आ रही होगी वो केस आप मान लोगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप सॉल्यूशन में देखोगे, यहाँ पर 16,300 आ रही है, यहाँ पे 18,000 आ रही है, यहाँ पर आपकी 7,200 आ रही है। तो सबसे कम कहाँ पे आ रही है, ऑप्शन 3 में। तो इसीलिए आप यही बताओगे इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि पहला वाला घर तो मैंने किराए पे चढ़ा रखा है, बाकी 2 मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखे हैं, क्योंकि आप कम देना चाहते हो।
टैक्स कम देना चाहते हो, आप चाहते हो नेट एनुअल वैल्यू कम से कम शो हो, तो आप तीनों में कैलकुलेट करके जो ऑप्शन में सबसे कम आ रही हो वो दिखा दो इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि भाई ये वाला घर मैंने लेट आउट कर रखा है। चलिए बच्चे देखते हैं कैसे किया है इन्होंने। क्वेश्चन पढ़ते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू 12,000 है, 24,000 है और 36,000 है। तो अब अगर हम पहला केस लें तो पहला केस बोलता है कि पहला घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमेशा हमारा जीएवी और एनएवी नील आता है, तो हमने नील लिख दिया। म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करे हुए माइनस नहीं करते हम इस केस में, नील लिख दिया फिर नील लिख दिया। ऐसे ही सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैंने आपको बताया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू नील आता है, क्योंकि ये भी घर सेल्फ ऑक्यूपाइड था तो इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील था। टैक्सेस जो पे करे थे वो भी हम माइनस नहीं करते सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में, तो वो भी नील दिखा दिए और नेट एनुअल वैल्यू नील आ गई। तो यहाँ तक का तो समझ आ गया हमारे को। अब तीसरे घर का देखते हैं। अब तीसरे घर का म्यूनिसिपल वैल्यू है 36,000, फेयर रेंट है 25,000। दोनों का हाइयर लेते हैं, 36,000 आ गया। 36,000 और ये है स्टैंडर्ड रेंट 18,000, इन दोनों का लोअर लेते हैं तो आ गया 18,000। 18,000 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। देखिए एक्सपेक्टेड रेंट ही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो आ ही नहीं रहा था किराए पे, तो इस बेचारे ने चढ़ा ही नहीं रखा था। बट इनकम टैक्स अथॉरिटी ने एक्सपेक्ट किया कि तुमने किराए पे अगर चढ़ाया होता तो तुम्हारे को इतना पैसे आ रहा होता, 18,000 रुपए। तो वो ही आपने उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिया इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, और मान लिया कि इतना ये कमा रहा है। और उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस जो माइनस करने हैं वो करते हैं कितने, देखो कितने पे करे, 1700 उसने पे करे। पेबल माइनस नहीं होते, पेड माइनस होते हैं, तो हमने 1700 माइनस कर दिए। बच्चा बच्चा कुछ कितना आया, 16,300। तो बच्चे इस वे में ये हमारा कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से आप ऑप्शन 2 का कैलकुलेट करोगे, ऑप्शन 3 का कैलकुलेट करोगे, और फिर फाइनली तीनों में से जिसकी इनकम सबसे कम शो हो रही होगी उसको आप कह दोगे कि ये हमने कॉम्बिनेशन चूज किया। अब बच्चे नेक्स्ट आता है आपका पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अब बच्चे मान लीजिए मेरे पास एक घर है, उसमें मैं रहती हूँ। मेरे पास एक और घर है जिसके अंदर 3 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अब तीनों फ्लोर्स का एरिया ऑब्वियसली इक्वल है, एक जैसे बने हुए हैं, इक्वल एरिया है उन तीनों का। अब बच्चे क्या करती हूँ मैं ना उसमें से एक फ्लोर तो किराए पे चढ़ा देती हूँ और 2 फ्लोर्स पे खुद रहती हूँ। तो अगर मैंने एक फ्लोर किराए पे चढ़ा दिया और 2 फ्लोर्स पे खुद रह रही हूँ, तो आप ये कह सकते हो ये पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है। रिपीट कर रही हूँ, एक घर में मेरे पास 2 घर हैं, एक में मैं फुल फ्लेज्ड रहती हूँ, मेरी फैमिली रहती है साथ में। दूसरे घर में 3 फ्लोर्स हैं, उन 3 फ्लोर्स में से मैं एक फ्लोर को किराए पे चढ़ा देती हूँ, बाकी 2 फ्लोर्स पे अपना सामान रखती हूँ, बीच-बीच में मैं ही वहाँ पे रहने जाती हूँ। तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि जो हमारा दूसरा घर है ये पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो ऐसे केस में बच्चे की जब पार्टली लेट आउट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, तो हम जो म्यूनिसिपल वैल्यू होती है, फेयर रेंट होता है, स्टैंडर्ड रेंट होता है, इनको हम डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, कि जितना पार्ट आपने लेट आउट किया है उतने पार्ट का आप म्यूनिसिपल वैल्यू अलग से निकालोगे, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट अलग से निकालोगे, और जितना सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका अलग से निकालोगे। तो अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था, वो उस एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपसे कहा था कि वो घर है जिसमें 3 फ्लोर्स हैं। 3 फ्लोर्स में मैंने आपसे कहा था कि एक फ्लोर को किराए पे चढ़ा दिया और 2 फ्लोर्स को सेल्फ ऑक्यूपाई किया। तो 2/3 और 1/3 आप म्यूनिसिपल वैल्यू का निकालोगे। म्यूनिसिपल वैल्यू जैसे अगर आपके क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि गिवन है 65,000 पर मंथ, इसको 12 महीनों से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की आप निकालेंगे। उस पूरे साल की वैल्यू को, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ मैं, ये एग्जाम्पल नहीं करा रही हूँ आपको, तो जो भी वैल्यू आपकी पूरे साल की आएगी उसका 2/3 तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में लिख दोगे और 1/3 आप लेट आउट में लिख दोगे। तो दिस इज हाउ आपने म्यूनिसिपल वैल्यू को डिवाइड किया। ऐसे ही आप फेयर रेंट को 2/3, फेयर रेंट की वैल्यू को 2/3 और 1/3 में बांटोगे, और 2/3 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिख दोगे, लेट आउट में 1/3 की वैल्यू लिख दोगे। स्टैंडर्ड रेंट को भी आप ऐसे ही डिवाइड करोगे, 2/3 एंड 1/3। ऐसे करके आप फाइनली दोनों ही केसेस में एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करोगे। एक्चुअल रेंट भी आप लिखोगे,
दोनों केसेस में। फिर आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू दोनों केसेस में लिखोगे। फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय लैंडलॉर्ड ऑन और बिफोर 31 मार्च, वो भी दोनों केसेस में लिखोगे। फिर नेट एनुअल वैल्यू भी आप दोनों केसेस में लिखोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, ध्यान देना बच्चे, मिस्टर जे ओनर है एक घर के विच हैज 2 फ्लोर्स। उनके एक घर के वो ओनर है जिसके पास 2 फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर को किराए पे चढ़ा दिया, महीने का किराया आता था 40,000। फर्स्ट फ्लोर पे वो खुद रहने लग गए, सेल्फ ऑक्यूपाई कर दिया। तो म्यूनिसिपल वैल्यू फॉर द फुल हाउस इज 65,000 per month. Fair rent of the full house is 75,000 and standard rent for the house is 70,000 per month. अब देखिए बच्चे, एक मिनट में वेट कीजिए। ओके, तो अब ऐसे केस में बच्चे आप निकालेंगे 65,000 जो म्यूनिसिपल वैल्यू है उसको 12 महीने से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 12 महीने से मल्टीप्लाई करने पर वो जो भी वैल्यू आ जाएगी, मेरे ख्याल से 7,80,000 आ रही होगी, तो वो वैल्यू आप कह देंगे ये म्यूनिसिपल वैल्यू है। अब क्योंकि आपका आधा घर जो है वो तो किराए पे चढ़ा हुआ था, आधा आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा था, तो आपने हाउस लेट आउट आधा लिख दिया और आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड लिख दिया, और दोनों में इस जो 7,80,000 आया था म्यूनिसिपल वैल्यू, उसको आधा आधा बांट दिया, 3,90,000 और 3,90,000। नेक्स्ट बोलते हैं फेयर रेंट ऑफ फुल हाउस इज 75,000। 75,000 को बच्चे आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आता है, 9 लाख आता है। 9 लाख जो आता है उसको आप आधा आधा बांट देंगे, लेट आउट में और सेल्फ ऑक्यूपाइड में, 4,50,000 और 4,50,000। ऐसे ही आप स्टैंडर्ड रेंट को बांट दोगे। फिर आप कंपैरिजन करके यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लोगे दोनों केसेस में। एक्चुअल रेंट सिर्फ लेट आउट वाले केस में गिवन होगा। लेट आउट वाले केस में क्या गिवन है कि 40,000 रुपए महीने पे किराए पे चढ़ता है, तो 12 महीने होते हैं, एक महीने का 40,000 किराया आ रहा है, तो 12 महीने का 4,80,000 आएगा लेट आउट वाले केस में। सेल्फ ऑक्यूपाइड में कितना आएगा, 0, रेंट ही नहीं आता उस केस में। ग्रॉस एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड की निल, म्यूनिसिपल टैक्सेस निल और एनएवी निल, और जीएवी इस वाले केस में 4,80,000 आएगी, और म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड आएंगे 40,000 लिखे हुए हैं हमारे, और एनएवी आएगा 4,80,000 में से 40,000 माइनस कर दिया, 4,40,000। तो दिस इज हाउ वी डू दी क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं बच्चे और आगे। अब हम कहते हैं कि नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शंस की जाती हैं। डिडक्शंस कौन कौन सी करी जाती हैं, दो तरीके की डिडक्शंस करी जाती हैं। नेट एनुअल वैल्यू में से सेक्शन 24 की डिडक्शंस होती हैं, 24A एंड 24B की डिडक्शन होती है बच्चे। तो 24A की डिडक्शन जो है वो कौन सी होती है, वो होती है आप एनएवी की जो वैल्यू निकलती है उसका 30% निकाल लेते हैं और वो आप माइनस कर देते हैं। ये हमेशा माइनस होता है। देखिए कैसे, यहाँ पे आपकी नेट एनुअल वैल्यू कितनी आई थी, 4,40,000। इसमें से आपने 30% ऑफ एनएवी माइनस करोगे। इस अमाउंट का 4,40,000 का 30% निकालोगे और वो यहाँ पे माइनस कर दोगे। वो पहली डिडक्शन हो जाएगी आपकी, पहली चीज जो माइनस करनी अलाउड है। और वो कौन से सेक्शन के अंडर माइनस होती है, सेक्शन 24A में। क्या बोलते हैं इसे, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। हमेशा ये माइनस होती है नेट एनुअल वैल्यू में से, हमेशा 30% ऑफ एनएवी माइनस कर देते हैं। इस वैल्यू का हमेशा 30% निकाल के माइनस कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। कौन से सेक्शन के अंडर, 24A के अंडर। ठीक है बच्चे। अब कहते हैं डिडक्शंस फ्रॉम नेट वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, सेक्शन 24। कहता है इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी इज टू बी कैलकुलेटेड बाय मेकिंग फॉलोइंग डिडक्शंस फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 30% ऑफ एनएवी। कहता है कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, ये बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, जैसे ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस, लैंड रेवेन्यू, कलेक्शन चार्जेस एक्सेट्रा। जो छोटे मोटे खर्चे आपको प्रॉपर्टी, मतलब आपने रेंट से कमाया, पूरे साल में आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कमाई, आपने किराए पे चढ़ाया और उससे कमाया, बट पूरा साल आपने किराए पे चढ़ा के जो कमाया उसमें छोटे मोटे आपके खर्चे भी हुए होंगे। मान लीजिए आपने किराया वसूल करने के लिए कोई बाउंसर रख रखा था, तो वो बाउंसर आपको किराया वसूल करके लाया, बट उसने जो सैलरी ली तो वो आपके कलेक्शन चार्जेस हो गए। ऐसे ही और भी छोटे मोटे ग्राउंड रेंट, ये वो, इंश्योरेंस, आपने उस प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस करा रखा था, ऐसे जो छोटे मोटे खर्चे आपने पे करे या रिपेयर कराया आपने उस प्रॉपर्टी को, रहा तो वहां पर किराएदार, बट रिपेयर तो आपको करानी पड़ेगी, आप मकान मालिक को। तो इस तरीके जो छोटे मोटे खर्चे आपने किए, फिर बता रही हूँ कलेक्शन चार्जेस जो बाउंसर रखने के, या इंश्योरेंस, आपने जो किराया जहां से आप किराया वसूल कर रहे हो उस जगह का जो आपने इंश्योरेंस कराया वो,
वहां पे आपने रिपेयर करा के जो दी अपने किराएदार को, वो सारे खर्चे तो आप कर रहे हो मकान मालिक। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट थोड़ी लीनियंट हो जाती है। गवर्नमेंट कहती है कि जब तुम इतने खर्चे कर रहे हो तो हम डायरेक्टली तुम्हारे नेट एनुअल वैल्यू पर टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, ये मानते हुए कि ये तुमने हाउस प्रॉपर्टी से कमाया है, हम उसमें से तुम्हारे को 30% वैल्यू माइनस करना अलाउ करेंगे, ये मानते हुए कि 30% तुम्हारा खर्चा हो जाता होगा किराया वसूलने में, कलेक्शन चार्जेस में, रिपेयर कराने में उस जगह को, उस जगह की इंश्योरेंस वैल्यू भरने में, ग्राउंड रेंट वगैरह में, एक्सेट्रा छोटी छोटी चीजों में तुम्हारा खर्चा हो जाता होगा। तो पहले अपना खर्चा माइनस कर लो, जो बचा कुचा अमाउंट आए उस पे हमें टैक्स भरना। तो इसीलिए 30% ऑफ एनएवी यहाँ पे माइनस हमेशा हम करते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं, स्टैट्यूटरी डिडक्शन बोलते हैं अंडर सेक्शन 24A। अब बच्चे दूसरी डिडक्शन कौन सी आती है, मतलब डिडक्शंस दो तरीके की होती हैं, एक होती है 24A की डिडक्शन, एक होती है 24B की डिडक्शन। तो अब 24B की डिडक्शन मतलब हम नेट एनुअल वैल्यू जब हमारा कैलकुलेट कर आएगा उसमें से 2 बार माइनस करेंगे। देखिए नेट एनुअल वैल्यू आपका 4,40,000 इधर आया तो आप 2 बार माइनस का साइन लगाओगे। पहले में तो आप वो माइनस करोगे डिडक्शन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन 24A के सेक्शन की 30% ऑफ एनएवी, ये तो पहला माइनस हो गया। अब दूसरा माइनस क्या होगा, अगर आपने घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, घर की कंस्ट्रक्शन करने के लिए, घर की रिपेयर करने के लिए, नया प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए नया प्रॉपर्टी, या अगर पहले से कोई आपकी प्रॉपर्टी है उसको रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए, मतलब तोड़ के दोबारा नया बनवा दिया, कुछ लोग अपने घर को रिकंस्ट्रक्ट कराते हैं ना बच्चे, या रिन्यू कराने के लिए, अगर आपने इनमें से किन्हीं किसी भी कारण से आपने अगर लोन लिया है, इन 5 कारणों में से किसी भी कारण से अगर आपने लोन लिया है बच्चे, तो उस लोन पे आप इंटरेस्ट जब पे कर रहे होते हो तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो आप माइनस कर सकते हो हाउस प्रॉपर्टी इनकम से। गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि हम इतने वैसे नहीं हो सकते क्रूअल आपके साथ कि आपने जो पैसा कमाया उसमें से हम सारा का सारा टैक्स ले लें। कहते हैं नहीं, जो आपने एनएवी कमाया, नेट एनुअल वैल्यू, रेंट वगैरह से, वो आपकी इनकम है, उस पे से हम कुछ परसेंट टैक्स लेंगे, मगर उसमें से हम आपको 2 चीजें माइनस करना अलाउ करते हैं। पहले बात, जो आपने पूरे साल में खर्चे किए हैं छोटे मोटे, इंश्योरेंस, कलेक्शन चार्जेस, इसलिए आप 30% ऑफ एनएवी माइनस कर लो। दूसरी चीज जो हम आपको माइनस करना अलाउ करते हैं वो ये कि आपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, एक्वायरिंग के लिए, रिन्यूअल के लिए, इन 5 में से किसी भी चीज के लिए अगर आपने लोन लिया था कहीं से भी और वहां पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो जितना इंटरेस्ट आप बोरोड कैपिटल पे कर रहे हो उसको हम माइनस कराना यहाँ पे अलाउ करेंगे। मगर एक बट लगा दिया इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, उसने कहा मगर कुछ लिमिट होगी, अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होगी तो। अगर नील नहीं होगी तो कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसा इंटरेस्ट का निकल कर आए सारा माइनस कर देना, अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील नहीं है तो, लेट आउट है तो। बट अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में नील आ रही है तो ऐसे केस में क्या करना, ऐसे केस में लिमिट है तुम्हारी कि तुम इंटरेस्ट कितना मैक्सिमम माइनस कर सकते हो, या तो 2 लाख लिमिट होगी या 30,000 लिमिट होगी पूरे साल में, तो वो हम बता देंगे कि कौन से केस में कितनी होगी। आगे बच्चे हम बढ़ते हैं, कहते हैं इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल बोरोड, सेक्शन 24B। जो मैं आपको दूसरा माइनस करने बात बता रही हूँ वो ये माइनस करना है। तो कहता है ये, ध्यान से देखो बच्चे, कहते हैं 2 केसेस में बांटते हैं हम इसे। पहले, सबसे पहले जब लोन बोरोइंग की बात होगी तो डेट चेक करना कि डेट कौन सी डेट पे लोन लिया था। 1 अप्रैल 1999 को लोन लिया था या 1 अप्रैल 1999 के बाद लोन लिया था। 3 केसेस बनते हैं। एक केस ये बनता है कि 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया था, और बाकी के 2 केस बनते हैं कि 1 अप्रैल 1999 को लिया था या 1 अप्रैल 1999 के बाद किसी ईयर में लिया था। तो जो बाकी के 2 केसेस हैं, 1 अप्रैल 1999 को लोन लिया या उसके बाद किसी भी ईयर में लिया, लाइक 1999 के बाद 2000 आ गया, 2001 आ गया, तो किसी भी ईयर में लिया, तो कहता है कि
ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, मतलब ऑन 1 अप्रैल 1999 एंड आफ्टर 1 अप्रैल 1999, इन दोनों केसेस को मिला के एक केस बना देते हैं, और बिफोर 1 अप्रैल 1999 अगर लोन लिया है तो उसका एक केस बना देते हैं। जब भी आपका कोई क्वेश्चन आएगा हाउस प्रॉपर्टी का, उसमें लोन बोरोइंग की बात कर रखी होगी, डेट चेक करना कि कब लोन बोरो हुआ है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको चेक करनी है ऐसे केस में, वो ये चेक करनी है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल है या कुछ वैल्यू आ रही है। अगर तो सबसे पहली बात तो एक्चुअली आप यही चेक करना कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल है या कुछ आ रही है। अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल है, जीरो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कि माना जा रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटी और सब लोग मानने के लिए तैयार हैं कि जीरो रेंट आता है इस बंदे के पास, कोई रेंट नहीं आता, ऐसे केस में हम ये वाला केस करते हैं कि फिर हम ये चेक करते हैं कि बोरो किस दिन हुआ है। तो कहता है कि बोरो अगर 1 अप्रैल 1999 से पहले हुआ है तो ये वाला केस लग गया। अब इसमें चेक करो इन 5 कारणों में से हुआ है, एक्वायर किया था प्रॉपर्टी को, कंस्ट्रक्ट करना था, रिपेयर करना था, रिन्यू करना था या रिकंस्ट्रक्शन करना था, इन 5 में से किसी भी कारण से आपने लोन लिया अगर, तो डिडक्शन अलाउड जो होगी वो लोअर होगी ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट पेएबल एंड मैक्सिमम लिमिट 30,000 पूरे साल की। तो यहां पर क्या कहता है कि जो माइनस करना अलाउ होगा ना, ध्यान देना अब इस क्वेश्चन में, जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड घर था, यहाँ पे लास्ट में नेट एनुअल वैल्यू निल आ गई, राइट, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल आ गई। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जैसे ही निल आ गई तो कहता है ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है, दो तरीके से आप अब लोन अगर लिया है तो आप चेक करोगे डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 1999 से पहले की है या बाद की है। अगर पहले की है तो फर्दर आप क्या चेक करोगे बच्चे, फर्दर आप ये चेक करोगे कि ये किस किस पर्पज से लिया गया लोन है। अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया, एक्वायर के लिए लिया गया, रिन्यूअल के लिए लिया गया, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया, रिपेयर के लिए लिया गया, इन 5 कारणों में से किसी एक कारण के लिए लिया गया है, तो यहाँ पर अब माइनस करना जब आप शुरू करोगे तो पहली चीज जो माइनस होती है वो तो होती है 24A की डिडक्शन, जिसको कहते हैं हम स्टैट्यूटरी डिडक्शन, 30% ऑफ एनएवी। तो एनएवी तो यहाँ पे 0 है तो वो डिडक्शन भी कितनी हो जाएगी, 0। दूसरी चीज जो माइनस होती है वो होती है 24B की डिडक्शन। 24B का मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब कैपिटल यहाँ पे बोरो करा गया और उस पर जितना भी इंटरेस्ट आया, मान लो 10 लाख रुपए बोरो किया था घर बनाने के लिए 1 अप्रैल 1999 से पहले, तो वो आपका जो भी उस पर इंटरेस्ट निकल के आया वो यहाँ पर आप माइनस कर दोगे। बट कितना माइनस करना अलाउड है, कहता है कि अगर आपकी जीएवी निल होती है तो मैक्सिमम कितना माइनस करना अलाउड है, या तो इंटरेस्ट जितना निकल के आ रहा है उतना, या फिर पूरे साल में 30,000 रुपए, दोनों में से जो छोटी अमाउंट हो वो। तो यहाँ पर ये 30,000 वाली मैक्सिमम लिमिट लग जाती है, कब, जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल होती है तब। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है आपका लोन बोरोड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। अब बच्चे ये वाला केस जो है एग्जाम में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, बट चांसेस कम है। ये वाला केस आने के चांसेस इस केस के मुकाबले ज्यादा है, बट सबसे ज्यादा चांसेस इस वाले केस के हैं। आ तो तीनों में से कोई सा भी केस सकता है एग्जाम में, बट सबसे ज्यादा चांसेस इस वाले केस के आने के हैं। सेकंड नंबर पे इस वाले केस के आने के चांसेस हैं और थर्ड नंबर पे इस वाले केस के आने के चांस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला केस हुआ, तो अब हम ये वाला केस पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। इस वाले केस में दो तरीके की लिमिट होती है, एक लिमिट होती है पूरे साल में 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट, और एक लिमिट होती है पूरे साल में 30,000 की। एनी ऑफ द टू लिमिट्स, दोनों में से कोई एक लिमिट होगी। तो चलिए बच्चे देखते हैं। कहता है अगर आपका लोन बोरो करा गया है 1 अप्रैल 1999 वाले दिन या उसके बाद किसी भी ईयर में, और किस चीज के लिए आपने लोन बोरो किया था, या तो एक्वायर करने के लिए प्रॉपर्टी को या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी को बनाने के लिए या खरीदने के लिए, तो कहते हैं ऐसे केस में डिडक्शन अलाउड वुड बी लोअर ऑफ, ये सब केस कब है, ये सारे केसेस सिर्फ तब है मैक्सिमम लिमिट जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी है, निल। तो पहले हम चेक करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल है, फर्स्ट पॉइंट ये चेक करेंगे। सेकंड पॉइंट चेक करेंगे लोन कब बोरो किया, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 बोरो किया। फिर तीसरी चीज जो चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे
इन 5 में से किस चीज के लिए लोन बोरो किया? एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिपेयर के लिए, रिन्यू के लिए कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए? अगर एक्वायर और कंस्ट्रक्शन का केस होगा तो ये वाला केस बनेगा, और अगर बचे हुए 3 होंगे, रिपेयर, रिन्यू, रिकंस्ट्रक्शन, आर वाले 3 केसेस होंगे तो वो ये वाला केस बनेगा। तो अब क्योंकि एक्वायर कंस्ट्रक्शन का अगर केस है तो डिडक्शन अलाउड वुड बी लोअर ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट पेएबल, एंड सेकंड पॉइंट इज 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट पूरे साल में। बट ये 2 लाख की लिमिट के साथ एक बट लगा दिया इनकम टैक्स अथॉरिटी ने। वो क्या कहती है कि 2 लाख की लिमिट सिर्फ तभी है कि एप्लीकेबल ओनली व्हेन कंस्ट्रक्शन गेट्स कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन हैज बीन टेकन। जिस साल में लोन लिया गया है उस साल के एंड में जो डेट है वहां से कैलकुलेट करो 5 साल। उन 5 साल के विद इन अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है तो 2 लाख लिमिट है, अदरवाइज लिमिट घटकर 30,000 हो जाएगी पूरे साल की। रिपीट कर रही हूँ बच्चे, जिस तारीख को लोन लिया गया है उस तारीख, मान लीजिए 1 जनवरी को लिया गया है लोन, 1 जनवरी 2020 को मान लीजिए लोन लिया गया है, तो कहता है कि 1 जनवरी 2020 के बाद जो 31 मार्च आ रही है वो देखो। तो उसने कहा 31 मार्च 2020 आ रही है, कहता है फिर उसका अगला दिन देखो, नया फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, तो आपने कहा 1 अप्रैल 2020 को शुरू हो रहा है, तो बोलता है 1 अप्रैल 2020 से लेके 5 साल गिनो, और इन 5 साल की विद इन अगर आपकी शुरू हो, वो खत्म हो गई है, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन विद इन 5 years फ्रॉम दिस 31 मार्च के बाद, 1 अप्रैल 2020 से, कहता है अगर 5 साल के अंदर खत्म हो गई है तो 2 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है, वरना 30,000 की। अब ये जो डेट है ना, जो मैंने एग्जांपल के तौर पे 1 जनवरी 2020, 1 अप्रैल 2020 लिया, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिया है, ये डेट अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग गिवन होगी, ठीक है। और एक और केस जो हमारा बनता है वो केस बनता है ये कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील है, पहली चीज ये चेक करी। दूसरी चीज ये चेक करी प्रॉपर्टी रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन के लिए ली गई। तीसरी चीज ये चेक करी कि लोन जो बोरो करा गया था वो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 बोरो किया गया था। तो ऐसे केस में डिडक्शन अलाउड कितनी है, लोअर है। पहला पॉइंट एक्चुअल इंटरेस्ट पेएबल, दूसरा है मैक्सिमम लिमिट पूरे साल में 30,000। अब बच्चे अगर आप देख पा रहे हो ज्यादातर केसेस में 30,000 पूरे साल में मैक्सिमम लिमिट लगा रखी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर नील होती है तो। यहाँ पे भी पूरे साल में मैक्सिमम लिमिट 30,000 है, यहाँ पे भी 30,000 है, यहाँ पे भी 30,000 है, तो 2 लाख कब है लिमिट? सिर्फ तब है 2 लाख लिमिट बच्चे जब लोन बोरो करा गया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील है, और क्यों लोन लिया गया, एक्वायर या कंस्ट्रक्शन के लिए प्रॉपर्टी के, और ये जिस ईयर में लोन लिया गया है उस ईयर का एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डेट जो है, उस ईयर की 31 मार्च जो है, उसके अगले दिन 1 अप्रैल से आप कैलकुलेट करना चालू करते हैं टाइम पीरियड की कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में खत्म हुई। लोन लेने के बाद आपने कंस्ट्रक्शन शुरू करी, कंस्ट्रक्शन अगर 5 साल में खत्म हो गई तो 5 साल में जिस दिन आपने लोन लिया है उस दिन का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उस तारीख से लेके 5 साल तक के अंदर अगर आपकी कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई तो लिमिट 2 लाख है, और अगर वो 5 साल क्रॉस कर गया तो आपकी लिमिट सिर्फ 30,000 रह जाएगी पूरे साल की माइनस करने वाली। अब बच्चे आप कहोगे कि मैम ये तो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, चीजें इतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही हैं, तो मैं आपको अभी न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगी ये। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर नील ना हो। ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील कब आती है बच्चे? जब सेल्फ ऑक्यूपाइड घर होता है, क्योंकि जब रेंट ही नहीं आ रहा तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 आती है। बट अगर घर लेट आउट है, किराए पे चढ़ाया हुआ है, तो ऐसे केस में बच्चे ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील तो आ ही नहीं सकती, 0 तो आ ही नहीं सकती। ऐसे केस में इंटरेस्ट माइनस करना कितना अलाउड है, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट कितनी अलाउड है? कहते हैं जितना इंटरेस्ट बने सारा माइनस कर दो, कोई लिमिट नहीं लगाएंगे। अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील नहीं है तो, नील होती है तो ही लिमिट लगाते हैं। जाहिर सी बात है बच्चे, लॉजिक समझेंगे। इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि जैसे ही तुम ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील दिखाते हो, मतलब कि तुम ये दिखा देते हो कि तुम्हें पूरे साल में रेंट की तो कोई इनकम ही नहीं हुई, तो तुमने टैक्स से बचने का काम कर दिया। इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है फिर तो तुम्हें टैक्स ही नहीं लगेगा अगर तुम्हारी कोई इनकम ही नहीं हुई पूरे साल में, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील है तो इसीलिए उसमें से वो ज्यादा चीजें माइनस करना क्यों अलाउ करेगी इनकम टैक्स अथॉरिटी? अगर वो माइनस करना अलाउ करेगी तो तुम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखा दोगे। तो वो कहती है कि तुम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाओगे, फर्दर कम टैक्स पे करोगे, गवर्नमेंट कहती है हमारा तो पागल बनता रहेगा।
तो वो कहती है ऐसे केस में हम तुम्हारे को जो डिडक्शंस माइनस करना अलाउ करते हैं वो 24A 24B की हम माइनस करना तो अलाउ करते हैं 24B की, बट 24B की जो हम माइनस करना अलाउ करेंगे उसमें हम कुछ लिमिट लगा देंगे कि तुम 30,000 या 2 लाख से ज्यादा माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जितना ज्यादा माइनस करोगे उतना ज्यादा तुम अपना लॉस दिखा दोगे हाउस प्रॉपर्टी इनकम से, जितना ज्यादा तुम लॉस दिखा दोगे उतना इनकम टैक्स अथॉरिटी का तो नुकसान है, तुम्हारा फायदा है, और गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी चाहती है उसका फायदा हो। तो इसीलिए वो ज्यादा माइनस करना अलाउ नहीं करती जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप नील दिखा रहे होते हो। बट जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप नील नहीं दिखा रहे होते हो, जीरो नहीं दिखा रहे होते हो, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है इस केस में तो चलो तुमने अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाई है कि तुमने रेंट कमाया है ये सब और तुम टैक्स भरोगे, तो चलो जितना भी तुमने बोरो किया था पैसा घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, सारा का सारा माइनस करना अलाउ करती हूँ मैं सेक्शन अंडर सेक्शन 24B। ठीक है। अब बच्चे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपको समझाती हूँ, बट इससे पहले एक न्यूमेरिकल पे आऊंगी ताकि आपको आइडिया लगे हम क्या पढ़ रहे हैं। देखेंगे बच्चे, इलस्ट्रेशन 20 देखते हैं। मिस्टर जे हैं, उन्होंने ना लोन लिया है बैंक से। कितने का लोन लिया? 10 लाख रुपए का। बच्चे किस तारीख को लिया? 1 जनवरी 2014 को लोन लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 8%। किस चीज के लिए लिया? हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्कल कर लिया करो अपने क्वेश्चन पेपर में कि किस चीज के लिए लिया। कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। तारीख भी सर्कल कर लिया करो, किस तारीख को लिया? 1 जनवरी 2014 को लिया। कितना अमाउंट लिया वो सर्कल कर लिया करो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सर्कल कर लिया करो। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए लिया विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड को सर्कल कर लिया करो अगर क्वेश्चन में गिवन हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस गेट्स कंप्लीटेड ऑन, कंप्लीटेड ऑन से लेकर तारीख जिस दिन कंस्ट्रक्शन घर की कंप्लीट हो गई है वो भी सर्कल कर लिया करो। फिर कहता है कंप्यूट डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 24B फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 दैट इज प्रीवियस ईयर 2019-20। अब बच्चे जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी इसके अंदर कि हम 24A 24B की हमारे पास दो डिडक्शंस होती हैं। 24B की डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की होती है, तो वो हम माइनस करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल निकालने के लिए यहाँ पे हमारे को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पहले यूज करना पड़ेगा। तो चलिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपको बताती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, कहता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड उस तारीख को शुरू होता है जिस तारीख को या तो आप लोन लेते हो कंस्ट्रक्शन करने के लिए। मान लीजिए मैंने किसी से बहुत सारे पैसे उधार लिए, मेरे को घर में कंस्ट्रक्शन करनी है, घर बनाना है, तो उसके लिए मैंने उधारी ली है। तो उधारी मैंने जिस दिन ली है, लोन जिस दिन लिया है, या तो उस दिन शुरू हो जाएगा मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, या मेरा उस दिन शुरू होगा जिस दिन मैं कंस्ट्रक्शन शुरू कराऊंगी। तो अब दोनों में से किस दिन शुरू होगा? अगर तो आपने मान लीजिए पहले तो लोन ले लिया और उसके बाद कंस्ट्रक्शन चालू कराई, तो जिस दिन आपने कंस्ट्रक्शन चालू कराई है उस दिन आपका हम मान लेंगे कि आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो गया है। या दूसरा तरीका ये है कि आपने कंस्ट्रक्शन चालू करा दी, आपने फिर लोन मांगा लोगों से, आपको लोन मिल गया। तो ऐसे केस में जब आपने लोन बाद में लिया, कंस्ट्रक्शन पहले शुरू कराई, ऐसे केस में जिस दिन आपने लोन लिया है ना बच्चे, उस दिन से हम मान लेंगे कि आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका कैसे स्टार्ट होगा, कौन सी डेट को स्टार्ट होगा, मैंने आपको बताया। अब ये बताओ कि ये भी पॉसिबल है क्या कि जिस तारीख को लोन लिया उसी तारीख को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी? तो आप कहोगे कि हाँ ये भी पॉसिबल है। तो जिस दिन लोन लिया उसी दिन अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी तो ये दोनों डेट्स आपकी सेम हो जाएंगी। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की डेट और लोन लेने की डेट दोनों सेम हो जाएंगी। ये भी पॉसिबल है, मतलब ये भी पॉसिबल है कि जिस दिन आपने कंस्ट्रक्शन शुरू करी और जिस दिन आपने लोन लिया कंस्ट्रक्शन के लिए वो अलग अलग दिन हो। और ये भी पॉसिबल है दोनों दिन एक हो। दोनों दिन एक हो तो हमारा केस सिंपल हो जाता है। बट अगर दोनों दिन अलग अलग हो कि हमने घर कंस्ट्रक्ट करना था तो हमने लोन लिया उसके लिए एक दिन और एक दिन हमने कंस्ट्रक्शन चालू करी उसकी, तो जिस दिन लोन लिया, अगर लोन पहले ले लिया और कंस्ट्रक्शन बाद में शुरू करी, तो जिस दिन कंस्ट्रक्शन शुरू करी वहां से हमारा शुरू हुआ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बट अगर हमने
केस इस तरीके का था कि कंस्ट्रक्शन पहले चालू कर दी, फिर हमने लोगों से उधार मांगना शुरू किया, लोन लिया, तो जिस तारीख को लोन मिला उस दिन से हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मानेंगे, क्योंकि बेसिकली बच्चे हमारे को प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालना है, तो इसीलिए हम इन दोनों में से जो तरीका आपको बताया इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कब हुआ है। और अगर मान लीजिए डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेट ऑफ टेकिंग लोन सेम होगी, तो वो जो कॉमन डेट होगी उसी से हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का स्टार्टिंग मानेंगे। तो अब आप पूछोगे मैम आपने स्टार्टिंग डेट तो बता दी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की, एंड किस तारीख को होता है? तो बच्चे ये कहता है जिस तारीख को आपकी कंप्लीशन होगी ना कंस्ट्रक्शन की, आपने लोन किस लिए लिया था? घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जिस तारीख को आपका घर कंप्लीट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी आपकी, या आपने एक्विजिशन के लिए लोन लिया था घर को कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी या जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उस तारीख से पहले जो 31 मार्च आ रही होगी, उस दिन हम कह देंगे कि हमारा खत्म हो गया है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। रिपीट कर रही हूँ, जैसे कि मेरे क्वेश्चन में देखेंगे हम क्या कह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस गेट्स कंप्लीटेड ऑन 15 मार्च 2020। इस तारीख को कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, तो इस तारीख से पहले की 31 मार्च देखो, इस तारीख से पहले कौन सी 31 मार्च आई? 31 मार्च 2019 आएगी, क्योंकि 31 मार्च 2020 तो अभी आई ही नहीं है, तो इस तारीख से पहले आएगी 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा, वो ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे, ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि जिस दिन कंप्लीट हुई कंस्ट्रक्शन उससे इमीडिएटली प्रायर, उससे जस्ट पहले जो 31 मार्च आएगी उस दिन, या फिर जिस दिन अगर आपकी एक्विजिशन खत्म हुई, एक्विजिशन मतलब घर खरीदा, घर का खरीदना जिस तारीख को खत्म हुआ उस तारीख से पहले जो 31 मार्च आएगी, या तो आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है लोन या एक्विजिशन के लिए लिया है, जिस भी कारण से लिया है। तो अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो ये वाला फर्स्ट सेंटेंस, और अगर एक्विजिशन के लिए लिया है तो ये वाला सेंटेंस डेट ऑफ एक्विजिशन वाला। जिस भी कारण से लिया है, तो जब आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है या एक्विजिशन कंप्लीट हो रही है उससे पहले जो 31 मार्च आ रही है उस दिन आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, नॉट कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका खत्म हो जाएगा उस दिन। बट ये केस तभी होगा जब लोन की रीपेमेंट की तारीख नहीं दे रखी होगी। बट अगर लोन की रीपेमेंट की तारीख भी दे रखी है क्वेश्चन में, और जिस दिन कंस्ट्रक्शन खत्म हुई है वो भी तारीख दे रखी है, तो ऐसे केस में जिस दिन आपने लोन को वापस करा, जिससे आपने उधार लिया था घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और घर कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई, और उसके बाद आपने वो जो उधार था वापस कर दिया, तो जिस दिन आपने वो उधार वापस किया है, रीपेमेंट करी है उस लोन की, और जिस दिन आपका घर कंप्लीट हुआ है उससे जस्ट पहले की जो 31 मार्च थी, इन दो तारीखों को आप कंपेयर करोगे। कंस्ट्रक्शन जिस दिन कंप्लीट हुई है उससे पहले वाली 31 मार्च को, और जिस दिन रीपे किया है लोन को उस तारीख को, उन दोनों को कंपेयर करोगे। दोनों में से जो तारीख पहले आई है उसको हम कह देंगे कि कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, नॉट कंस्ट्रक्शन पीरियड बट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वहां पे एंड हो गया। एग्जाम्पल लेती हूँ, देखिए ये वाला इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। मिस्टर जे ने बैंक से उधार लिया 10 लाख रुपए का, लोन ले लिया इतना, किस तारीख को लिया? 1 जनवरी 2014 को, सर्कल कर दिया हमने। 12% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये भी सर्कल कर दिया। किस काम के लिए लिया? कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस के लिए लिया, इसको सर्कल कर दिया कंस्ट्रक्शन को। हाउस क्या था? सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो जीएवी नील हो गई, हमें पता चल गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड को सर्कल कर दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस गेट्स कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 2020। कंस्ट्रक्शन किस दिन कंप्लीट हुई है? 1 जनवरी 2020, इसको सर्कल कर दिया। और हाथ के हाथ इससे पहले लिख दिया, इस पे सर्कल करके एक लाइन खींची और इस पे लिख दिया इससे जस्ट पहले कौन सी 31 मार्च आ रही है? 31 मार्च 2019, तो 31 मार्च 2019 जस्ट प्रायर आ रही है इससे, ठीक है। एंड फुल अमाउंट ऑफ लोन वाज पेड बैक, पूरा अमाउंट लोन का किस तारीख को वापस कर दिया? 31 जनवरी 2019 को। अब बच्चे लोन वापस करा है 31 जनवरी 2019 को, इसको सर्कल करके लिख दो। दूसरी बात ये कि ये जो जिस दिन हाउस बन के तैयार हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, उससे पहले की 31 मार्च कौन सी थी? 31 मार्च 2019। तो दो तारीखें हो गई हमारे पास कंपेयर करने के लिए, 31 मार्च 2019 और 31 जनवरी 2019। दोनों में से जो डेट पहले है उसको हम मान लेंगे कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड
हमारा उस दिन खत्म हो रहा है। कौन सी डेट पहले है? ये वाली 31 जनवरी 2019। तो यहाँ पे हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो रहा है। दोबारा पढ़ेंगे अब इस चीज को समझने के लिए। कहता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो होता है वो स्टार्ट होता है उस दिन जिस दिन हमने लोन लिया था, अगर हमने लोन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के बाद लिया था, और या फिर शुरू होता है जिस दिन कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, अगर हमने लोन लिया था बिफोर स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये वाली बात आपको समझाई थी मैंने। बट अगर जिस दिन हमने लोन लिया और जिस दिन कंस्ट्रक्शन चालू करी दोनों सेम दिन थे, तो हम उसी डेट को मान लेंगे कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारा स्टार्ट हो गया। और एंड कब होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? जिस दिन कंस्ट्रक्शन खत्म हुई है उससे पहले जो 31 मार्च आई थी उस दिन, या फिर जिस दिन हमने एक्वायर किया है, अगर एक्वायर का केस है, प्रॉपर्टी को एक्वायर किया उससे पहले जो 31 मार्च आई थी उस दिन, या फिर जिस दिन रीपेमेंट हुई है लोन की उस दिन। दोनों में से जो पहले आएगा, अर्लियर आएगा, उस दिन हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हो जाएगा। बच्चे मुझे थोड़ा रश करना पड़ रहा है आपके कोर्स के साथ, क्योंकि टाइम आपको पता है हमारे पास सिर्फ 13 क्लासेस इन ऑल मिली हैं इनकम टैक्स के लिए हमारे को, है ना। तो इतनी कम क्लासेस में हमें रश तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एमोटाइजेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। अब बच्चे मान लीजिए आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 1 लाख रुपए आ गया, मान लीजिए एग्जाम्पल है ये। तो अब ये 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए आप सीधे अपने नेट एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन 30% एनएवी माइनस करने के बाद, और फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पूरे का पूरा आप माइनस कर दोगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 1 लाख रुपए। तो मैंने कहा नहीं, हम 1 लाख रुपए माइनस नहीं करेंगे, हम इस 1 लाख रुपए को 5 इक्वल भागों में डिवाइड करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और उनमें से एक पार्ट को माइनस कर देंगे इस साल। बचे हुए, अब जैसे 20-20 हजार के 5 पार्ट्स बनेंगे ना, 1 लाख को आप 5 से डिवाइड करते हो 20,000 आता है, तो 20-20 हजार के 5 पार्ट्स बनेंगे, इक्वल पार्ट्स। एक 20,000 को आपने इस साल माइनस किया, दूसरे 20,000 को अगले साल माइनस किया, तीसरे 20,000 को तीसरे साल माइनस किया, चौथे साल फिर 20,000 को माइनस किया, पांचवें साल फिर 20,000 को माइनस किया। तो धीरे धीरे आपका 1 लाख धीरे धीरे पूरा माइनस हो जाएगा। तो कहता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को हम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करके और धीरे धीरे एमोर्टाइज करते हैं, धीरे धीरे माइनस करते हैं। होपफुली ये बात आपको समझ आई होगी, अभी क्वेश्चन के थ्रू भी समझाती हूँ। और क्या कहता है बच्चे ये, कि साथ ही साथ आपको उस पर्टिकुलर ईयर में जितना लोन निकला है वो भी निकालना होगा। जितना लोन लिया हुआ था आपने, मान लीजिए 10 लाख ले रखा था और 10 लाख पे 8% इंटरेस्ट आप भर रहे थे, तो प्रीवियस ईयर में, अब आप देख रहे हैं ना, ये बात समझ रहे हैं ना, कि हम जो टैक्स चार्ज करते हैं वो असेसमेंट ईयर में चार्ज करते हैं और प्रीवियस ईयर में हम पैसा कमाते हैं। प्रीवियस ईयर हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बार बार बताया 2019-20 है, और असेसमेंट ईयर 2020-21 है। कहने का मतलब 19-20 का मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल 2000। हम कहते हैं ना इनकम टैक्स में हमेशा हमारा अप्रैल से चालू होता है साल, और अगले साल की मार्च के एंड तक खत्म होता है, कभी भी जनवरी से स्टार्ट नहीं होता इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स के लिए प्रीवियस ईयर हमारा कब है, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक हमारा प्रीवियस ईयर है। इस पूरे साल में आपने, आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने, जिसने पैसा कमाया है इस पूरे साल, अब ये साल निकल गया ना 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, जितनों ने पैसा कमाया होगा इस पूरे साल, उस पूरे साल के पैसे पे वो इनकम टैक्स भरना था उनको इस साल। कौन से साल? 2020-21 में, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में। तो इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं हम लोग सब। लास्ट ईयर मैंने जो भी अपने लेक्चरशिप से पैसा कमाया था उस पे मैं टैक्स भर चुकी हूँ इस साल। ठीक है बच्चे, तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में मैंने जो भी किराए पे चढ़ाई है अपनी प्रॉपर्टी, उससे मेरे को जो रेंट आ रहा है, मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है और मैंने रेंट पे चढ़ाई है, तो उससे जो भी मेरे को रेंट आया 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में, वो सारा पूरे साल का रेंट मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। वहां पे मैंने सब कुछ कर आके नेट एनुअल वैल्यू निकाल दी। नेट एनुअल वैल्यू में से मैंने 24A की डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी माइनस कर दी, फिर मैंने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस किया है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस करते समय मेरे को दो चीजों का ध्यान रखना होगा, कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट तो 1/5वां हिस्सा उसका इस साल माइनस होगा, फिर 1/5वां हिस्सा अगले साल माइनस होगा, 1/5वां हिस्सा उसके अगले साल माइनस होगा। 5 भागों में माइनस करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट को। गवर्नमेंट कहती है इतना बड़ा इंटरेस्ट हम एक साथ माइनस नहीं करने देंगे।
और साथ में इस पूरे साल भी जो मैंने उधारी ली थी, उधारी लेकर जो मैंने कंस्ट्रक्शन करी थी घर की, तो इस पूरे साल भी मेरे पास जो लोन रहा उस पे भी जो इंटरेस्ट होगा वो निकालूंगी। मान लीजिए 10 लाख का लोन लिया था, 8% इंटरेस्ट रेट है, तो 10 लाख का 8% निकाल लूंगी और जितना आएगा वो मेरा इंटरेस्ट इस साल का इंटरेस्ट होगा, वो भी इस साल माइनस होगा, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5वां हिस्सा भी इस साल माइनस होगा। क्लियरली समझाती हूँ आपको। देखिए बच्चे, क्वेश्चन ये वाला आपके साथ रीड किया था मैंने। मिस्टर जे ने लोन लिया बैंक से 10 लाख का, हमने सर्कल कर दिया। 1 जनवरी 2014 को लिया, डेट सर्कल कर दी। 8% इंटरेस्ट पे लिया, सर्कल कर दिया। कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, सर्कल कर दिया। सेल्फ ऑक्यूपाइड था घर, सर्कल कर दिया। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 15 मार्च 2020 को, सर्कल कर दिया। कहते हैं कंप्यूट करो डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 24B। कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू जब आपकी आ जाएगी, उसमें से जब आप 30% ऑफ NAV माइनस कर दोगे, जिसको हम 24A की डिडक्शन बोलते हैं, तो दूसरी डिडक्शन जो माइनस होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो होती है 24B की डिडक्शन। तो कहता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की कैलकुलेशन करो कि कितनी माइनस होगी। असेसमेंट ईयर एग्जाम के लिए हमेशा ये रहेगा 2020-21, प्रीवियस ईयर 2019-20 रहेगा एग्जाम के लिए हमेशा हमेशा। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैसे निकलेगा बच्चे? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है हमारा, वो है हमारा 1 जनवरी 2014 से स्टार्ट हुआ है। कैसे? मैंने आपको बोला था, याद करो, मैंने आपसे बोला था कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब शुरू होता है? पीरियड स्टार्ट होता है जिस दिन हम लोन लेते हैं, या तो उस दिन चालू हो जाता है, या जिस दिन कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं उस दिन चालू हो जाता है। कंडीशन क्या थी? वो था। तो अब ये बताओ, लोन कब लिया और कंस्ट्रक्शन कब चालू करी? तो आप कहोगे मैम लोन तो इस तारीख को लिया है 1 जनवरी 2014 को, और कंस्ट्रक्शन कब चालू करी है दे नहीं रखा क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन भी उसी दिन चालू करी है जिस दिन लोन लिया है। तो दोनों की कॉमन डेट है, तो मैंने कहा था ना कि इसी तारीख को हम मानेंगे हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इस तारीख को शुरू हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इस तारीख को चालू हुआ है। अभी खत्म कब होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जिस तारीख को कंस्ट्रक्शन खत्म होती है उससे पहले वाली 31 मार्च, देख लो इस तारीख को कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई घर की। इससे पहले 31 मार्च कौन सी आई थी? 31 मार्च 2019। तो मैंने कहा था कि जिस तारीख को कंस्ट्रक्शन खत्म होती है उससे पहले जो 31 मार्च आती है, या तो उस दिन हमारा मानते हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हुआ है, या फिर जिस दिन हमने रीपेमेंट कर दी लोन की उस दिन। दोनों में से डेट में से जो पहले डेट आएगी। अब रीपेमेंट ऑफ लोन की बात करी है इसने? उधार अपना उतार दिया? नहीं उतारा, इसने रीपेमेंट करी नहीं है लोन की। तो ऐसे केस में जब रीपेमेंट की बात नहीं हुई, तो जिस दिन कंस्ट्रक्शन खत्म हुई है उससे पहले जो 31 मार्च थी, वो डेट जो होगी उस दिन तक हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या थी? 15 मार्च 2020 से पहले 31 मार्च आई थी, 31 मार्च 2019 तब तक हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चलेगा। शुरू हुआ था जिस दिन हमने लोन लिया था 1 जनवरी 2014 को, कब तक चला? 31 मार्च 2019 तक चला। इस डेट को जब कंस्ट्रक्शन खत्म हुई है उससे पहले वाली 31 मार्च तक चला है। अब आपने देखा 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में कितने महीने हो गए, कितने मंथ्स हो गए? तो आपने कैलकुलेट करा कि पूरा 2014 हो गया, 2015 पूरा हो गया, 2016 पूरा हो गया, 2017 पूरा हो गया, 2018 पूरा हो गया, 5 साल तो पूरे हो गए। और 2019 में 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, तो 5 साल, एक साल में 12 महीने होते हैं। 5 साल में कितने महीने होंगे? 12 महीने इंटू 5 साल, 60 महीने, 60 मंथ्स। और 2019 में 3 महीने, तो 60 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, 63 मंथ्स तो हमारा ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ गया। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बच्चे। कैलकुलेट इंटरेस्ट कैसे होता है इसका? कि सबसे पहले लिखो कि कितना पैसा उधार लिया था। 10 लाख रुपए उधार लिया था, लिख दिया। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 8%, 8% लिख दिया। इनटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना था? 63 मंथ्स, 63 मंथ्स लिख दिया। बट क्योंकि ये ईयर में लेना है हमारे को, तो डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, तो 63/12 ईयर हो गया। बच्चे ये क्या है? हमारा फॉर्मूला है ना, कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट को? प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम पीरियड, PRT, ऐसे ही निकालते थे ना हम, बचपन से यही सीखते आ रहे हैं मैथ्स में इंटरेस्ट निकालने का तरीका। तो ऐसा करने से हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आया 4,20,000। अब बच्चे मैंने आपको बताया था जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे,
डिवाइडेड बाय 5 करके 5 इक्वल भागों में डिवाइड कर देंगे और उसमें से 1/5वां हिस्सा, मतलब जो 5 से डिवाइड करके एक हिस्सा आएगा उस हिस्से को इस साल माइनस करेंगे। ऐसे ही 1/5वां हिस्सा अगले साल माइनस करेंगे, फिर उसके अगले साल, फिर उसके अगले साल और फिर उसके अगले साल। 5 सालों तक 1/5वां हिस्सा माइनस करते रहेंगे। तो जो डिवाइड करके 5 से आएगा उतनी अमाउंट हर साल माइनस करेंगे। तो इसका 1/5वां हिस्सा 4,20,000 का कितना निकल के आया? 84,000। उसको हम इस साल माइनस करेंगे, प्रीवियस ईयर में माइनस करेंगे। अब बच्चे प्रीवियस ईयर के लिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट तो ये आ गया, बट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट हमारा कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2019 को। और उसके बाद हमारा प्रीवियस ईयर शुरू हो रहा है, कौन सा? 1 अप्रैल 2019। और 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक हमारा प्रीवियस ईयर है। अब इस प्रीवियस ईयर में भी हमने अभी लोन तो उतारा नहीं है, तो ये 10 लाख लोन हमारे पास इस प्रीवियस ईयर में भी था, तो प्रीवियस ईयर में भी हमने इंटरेस्ट पे किया होगा। कितना पे किया होगा? तो प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम पीरियड। प्रिंसिपल कितना? 10 लाख। रेट परसेंट कितना? 8%। टाइम पीरियड पूरे एक साल का कितना होगा? इंटू 1। टाइम पीरियड के लिए इंटू 1 करेंगे, 1 ईयर। तो पूरे साल का कितना इंटरेस्ट आ गया? 80,000 रुपीज। ये भी माइनस करेंगे तो 84,000 रुपीज भी माइनस करेंगे, जो कि 1/5वां हिस्सा था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का, और ये पूरे साल का जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे ये ईयर गलत लिखा हुआ है, 2018-19 नहीं, 2019-20 है हमारा करंट ईयर। प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2019-20। ये गलती से मिस प्रिंटिंग है बुक में। तो यहाँ पर 80, ये बुक आपकी वाली बुक नहीं है, कोई और बुक है ये। तो अब यहाँ पे 80,000 हमारा आ गया। 84,000 और 80,000 दोनों हमारे इंटरेस्ट हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5वां हिस्सा और इस साल का करंट ईयर का इंटरेस्ट, प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट। इन दोनों इंटरेस्ट को हम इस साल माइनस करेंगे। पहले नेट एनुअल वैल्यू निकालेंगे, उसमें से 30% ऑफ एनएवी माइनस करेंगे, जिसे हम कहेंगे स्टैट्यूटरी डिडक्शन। और फिर हम माइनस करेंगे दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। वो कितना आएगा? 84,000 प्लस 80,000। कितना आ गया टोटल इंटरेस्ट? आ गया 84,000 प्लस 80,000, 1,64,000। ओके। अब ये पूरा का पूरा 1,64,000 माइनस कर दें क्या? तो आप कहोगे नो मैम, लिमिट चेक करो पहले कि इसमें कोई लिमिट लग रही है क्या अभी। तो मैंने कहा कि लिमिट सिर्फ तब लगती है अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल होती है। अगर निल नहीं होती तो लिमिट नहीं लगती। तो अब बताओ ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल मैम निल है। आपने कहा देखो हाउस तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है मतलब कोई रेंट नहीं आया पूरे साल, कोई रेंट नहीं आया, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगी वो ऑब्वियसली जीरो होगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब ही यही होता है इतना रेंट उसको पूरे साल में मिला प्रॉपर्टी से, तो जीरो। जीरो आ गया। मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है। एक्चुअल रेंट जो होता है वो अलग चीज होती है, एक्सपेक्टेड रेंट अलग चीज होती है। एक्सपेक्टेड रेंट वो होता है जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज एक्सपेक्ट कर रही हैं आपको प्रॉपर्टी से मिल रहा होगा। एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट को कंपेयर करके हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पेड होते हैं उसको माइनस करते हैं, फिर नेट एनुअल वैल्यू आता है। अब बच्चे जो भी घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल होती है, जीरो होती है। अब जब निल होती है तो ऐसे केस में हमेशा जो इंटरेस्ट माइनस होता है उस पर लिमिट लग जाती है। तो लिमिट कितनी होती है? या तो 30,000 लगती है या 2 लाख लगती है पूरे साल में। बट वो डिपेंड किस केस में करती है? केस डिपेंड करती है कि किस तारीख को बोरो किया है। 1 अप्रैल 1999 से पहले अगर बोरो किया है तो 30,000 लिमिट है। तो देखो तारीख क्या है, 1 अप्रैल 2014 को बोरो किया है उसने लोन बैंक से, तो इसका मतलब 1 अप्रैल 1999 के बाद वाला केस है ये। अगर 1 अप्रैल 1999 से पहले बोरो किया होता तो 30,000 पूरे साल की लिमिट थी। बट अगर 1 अप्रैल 1999 के बाद बोरो किया है तो लिमिट या तो 2 लाख की होगी या 30,000 की होगी। डिपेंड करेगा कि केस में कंस्ट्रक्शन और एक्वायरिंग का है या रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन का है। तो आपने कहा कंस्ट्रक्शन के लिए बाय किया है लोन, लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, आप ध्यान से देखेंगे इस टेबल में, इसका मतलब हो गया ये वाला केस तो नहीं लगेगा। 1 अप्रैल 1999 से पहले नहीं लिया है लोन, बाद में लिया है ना। 1 जनवरी 2014 को लोन लिया है, तो ये वाली तारीख से पहले तो लिया नहीं है, इसको तो काट दिया हमने मन में। अब इन दोनों में से चेक करो किसमें फॉल करेगा। आपने कहा मैम कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, तो मैंने कहा फिर इसका मतलब रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिया, तो ये वाला भी काट दो। मतलब 30,000 वाला, ये वाले केसेस तो कट गए दोनों। अब ये वाला केस रह गया। अब इसमें या तो 2 लाख लिमिट होगी या 30,000 होगी, डिपेंड करेगा। अगर 5 साल के विद इन कंस्ट्रक्शन हो गई तो 2 लाख लिमिट होगी, वरना 30,000 होगी। तो चलिए चेक करते हैं। तो कहता है कि चेक करो कि जिस साल आपका, क्या कहता है, एप्लीकेबल ओनली व्हेन कंस्ट्रक्शन गेट्स कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन हैज बीन टेकन।
उधार जिस साल लिया था उसका एंड डेट देखो, वहां से चेक करो 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन खत्म हुई है कि नहीं खत्म हुई। चलो देखते हैं बच्चे, अपने क्वेश्चन में हम देखेंगे। हमारे क्वेश्चन में हमें चेक करना है 2 लाख की लिमिट लगाएं कि 30,000 की। तो हमने देखा, हमने उधार लिया था 1 जनवरी 2014 को लोन लिया था। ये साल इसका कब खत्म हो रहा है? ये वाला साल जिस साल में इसने लोन लिया है वो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2014 को। उस जिस साल आपका खत्म हो रहा है, मतलब एंड ऑफ द डेट फाइनेंशियल ईयर की, वो है 31 मार्च 2014। उसके जस्ट अगला दिन मान लीजिए 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 से 5 साल कैलकुलेट करेंगे। 1 अप्रैल 2014 से 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, तो 31 मार्च 2019 तक पूरे 5 साल हो जाएंगे। 31 मार्च 2019 तक अगर ये घर बन के तैयार हो गया है तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट आएगी 3 लाख की, और अगर नहीं हुआ है तो लिमिट आएगी 30,000 की। तो देखिए घर बन के तैयार हुआ है 15 मार्च 2020 को, मतलब 31 मार्च 2019 तक ये नहीं बना, 5 साल के विदिन नहीं बना। जिस तारीख को लोन लिया था उस तारीख से देखेंगे कि वो साल कब खत्म हो रहा है। जिस तारीख पे लोन लिया था वो साल कब खत्म हो रहा है वो देखेंगे। 31 मार्च 2014 को खत्म हो रहा था। 31 मार्च 2014 को वो खत्म हो रहा था। वहां जब वो खत्म हो रहा था उस तारीख के अगले दिन से लेकर 5 साल तक कैलकुलेट किया कि टाइम पीरियड की विद इन 5 ईयर्स खत्म हो रही है कंस्ट्रक्शन, घर बन के तैयार हो रहा है विद इन 5 ईयर्स। तो वो डेट खत्म हो रही थी 31 मार्च 2019 को। वहां तक कंस्ट्रक्शन होके खत्म नहीं हुआ बच्चे। कंस्ट्रक्शन खत्म हुई 15 मार्च 2020 को। क्योंकि ऐसा हुआ बच्चे, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो केस है हमारा, ये हमारा 2 लाख लिमिट वाला केस नहीं बन पाया क्योंकि 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई। तो इसलिए अब लिमिट घटकर कितनी हो गई? 30,000। यही तो बोला था मैंने जब आपको पढ़ाया था बच्चे, देखो बोला था 2 लाख या 30,000, इनमें से एक लिमिट होगी। अगर विद इन 5 ईयर्स हो जाएगा तो 2 लाख, अगर 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन तो 30,000 लिमिट हो जाएगी। तो 30,000 लिमिट हो गई। ठीक है, यहाँ पे 30,000 लिमिट हो गई। तो अब 1,64,000 हमारा इंटरेस्ट निकल के आया था माइनस करने वाला पूरे साल में, बट लिमिट लग गई 30,000 की। तो दोनों में से जो छोटा पॉइंट है वो हम माइनस करेंगे। दोनों में से छोटा पॉइंट कौन सा है? कह रहे डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट शैल बी लोअर ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ 30,000। तो दोनों में से छोटा पॉइंट कौन सा आ रहा है? 30,000। तो 30,000 माइनस होगा, तो 30,000 हम माइनस कर देंगे। लिखा हुआ है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B शैल बी 30,000। मैंने जैसा कि आपको बताया था बच्चे, अब इस केस में क्या लगा था? यही वाला केस लगा था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला केस है। सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट ये वाला केस है। थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट ये वाला केस है। ऐसे ही एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे, पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहे। देखो मिस्टर जे ने लोन लिया है 10 लाख रुपए का। किस तारीख को लिया है? 1 जनवरी 2014 को। इंटरेस्ट क्या था? 12%। किस चीज के लिए लिया है? कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, घर की। सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब नील है जीएवी। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस कंप्लीट कब हो रही है? 1 जनवरी 2020 को। और क्या कह रहे हैं? फुल अमाउंट ऑफ लोन वाज पेड बैक ऑन 31 जनवरी 2019। क्या कह रहे हैं? आप कंप्यूट करो डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में कितनी डिडक्शन हम माइनस करेंगे ये निकालना है। तो हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालते हैं हमेशा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट निकालते हैं हमेशा हमेशा, ये स्टेप 1 होता है। वो किस दिन चालू होता है? जिस दिन हमने लोन लिया होता है या जिस दिन कंस्ट्रक्शन चालू करी होती है। देख लो कब लोन लिया है। लोन लिया है 1 जनवरी 2014 को। कंस्ट्रक्शन कब चालू करी है? लिखा नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसी दिन चालू भी कर दी। लोन भी सेम दिन लिया, कंस्ट्रक्शन भी सेम दिन चालू करी, 1 जनवरी 2014 को। तो जिस दिन लोन लिया उस दिन हमारा शुरू हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। लिख दिया 1 जनवरी 2014 को शुरू हो गया। कब खत्म हुआ? कहता है कि जिस दिन आप कंस्ट्रक्शन खत्म करते हो उससे पहले वाली 31 मार्च को खत्म होता है। कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुई है? 1 जनवरी 2020 को खत्म हुई है। इससे पहले 31 मार्च कब आई होगी? 31 मार्च 2019 में आई होगी। तो 31 मार्च 2019 को या तो खत्म होगा आपका ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, या फिर जिस दिन आपने लोन पे करा है। लोन कब पे किया है? 31 मार्च 2019 को। तो क्या, सॉरी 31 जनवरी 2019 को। तो कहता है जिस दिन आपने लोन की रीपेमेंट करी है या जिस दिन कंस्ट्रक्शन खत्म करी है उससे पहले वाला 31 मार्च, दोनों को कंपेयर करो। जो अर्लियर डेट होगी
जो डेट पहले आएगी उस दिन हम मान लेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो गया। तो ये कंस्ट्रक्शन से पहले वाली 31 मार्च कब आ रही है? 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को जब हमने 31 जनवरी 2019 से कंपेयर किया तो 31 जनवरी 2019 पहले आता है, तो हमने 31 जनवरी 2019 तक अपना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म कर दिया। मंथ्स चेक करें, 61 मंथ्स आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकाला, कैसे निकाला? 10 लाख रुपए पे 12% निकाला इनटू टाइम पीरियड, 61 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। कितना निकल के आया? 6,10,000। वो पूरा इंटरेस्ट तो इतना आ रहा है प्री कंस्ट्रक्शन का, बट हम इस साल में तो सिर्फ 1/5वां हिस्सा चार्ज करेंगे, तो इसको डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, 1/5वां हिस्सा 1,22,000 हो गया। अब करंट ईयर का इंटरेस्ट, प्रीवियस ईयर 2019-20 में कितना इंटरेस्ट? कहते हैं 0। क्यों? आना तो चाहिए था 10 लाख का 12%, बट यहाँ पे 0 क्यों है? कहता है क्योंकि लोन तो रीपे कर चुके। देखो लोन रीपे कर दिया 31 जनवरी 2019 को, और हमारा प्रीवियस ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को। तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में लोन है ही नहीं, लोन तो हम वापस दे चुके हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट हमें अब और नहीं देना, तो निल हो गया इंटरेस्ट। और फिर हम इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, 1,22,000 आ गया। अब ये इंटरेस्ट हमारे को माइनस करना है, बट इट इज सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ, अगर ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी इसके अंदर निल है तो लिमिट लगेगी माइनस करने में, और अगर निल नहीं है तो कोई लिमिट नहीं लगेगी। तो बताओ निल है? हाँ भाई निल है, तो लिमिट तो लगेगी। कितनी लिमिट लगेगी? तो आप कहोगे भाई डिपेंड करता है कि किस तारीख को लोन लिया। 1 जनवरी 2014 को लिया, तो 1 अप्रैल 1999 को से पहले तो लिया नहीं, उससे पहले नहीं लिया, तो बच्चे ये वाला जो केस था ना हमारा, ये तो क्रॉस लगा दिया हमने, ये वाला केस नहीं है। इन दोनों में से एक केस। अब चेक करो, एक्वायर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है या रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है? तो फटाफट से हमने चेक किया, ये लिया है उसने कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो मतलब ये तीसरा वाला केस पे भी हमने क्रॉस मार दिया मन में, तो ये वाला केस बन गया। तो या तो लिमिट 2 लाख होगी या 30,000 होगी, डिपेंडिंग अपॉन बच्चे किस चीज पे डिपेंड करेगा कि 5 साल के विद इन, जिस साल लोन लिया है उस साल के एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, देखिए एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन हैज बीन टेकन, वहां से 5 साल के अंदर खत्म हुई है कंस्ट्रक्शन या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। इसने लोन लिया है 1 जनवरी 2014 को, ये साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2014 को। 31 मार्च 2014 का अगला दिन मतलब 1 अप्रैल 2014। वहां से 5 साल गिनो, 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19, मतलब 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है। 31 मार्च 2019 तक अगर कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है तो लिमिट 2 लाख है। तो कहता है कंस्ट्रक्शन खत्म हुई है 1 जनवरी 2020 को, मतलब उस दिन तक खत्म नहीं हुई, तो इसका मतलब लिमिट 2 लाख की तो नहीं है। फिर कितने की है? कम होके कितनी हो गई? 30,000 हो गई लिमिट। अब इन दोनों पॉइंट्स में से जो छोटा होता है वो हमारी डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 30,000। तो 30,000 हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। देखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बी शैल बी 30,000। तो बच्चे ये नहीं कहूंगी कि हाउस प्रॉपर्टी पूरा करा दिया है आपको, अभी भी काफी सारी चीजें ऐसी होंगी, डेफिनेटली हैं, इनफैक्ट काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं करा पाई हूँ आपको क्लास में, वो आपको खुद पढ़ना है। मेरे पे रिलाई करके आप बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है? आपको खुद पढ़ना है, काफी चीजें मिसिंग है अभी जो हमने नहीं पढ़ाई है, आपको खुद पढ़नी है, बट जितना मैं मैक्सिमम कवर करा सकती थी आपको मैंने कवर कराया है। अब ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो डिस्कस करने का मेरे पास टाइम नहीं रहा है। अब बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसमें आपका ये गिवन होता होगा कि एसेट्स, ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे क्वेश्चन आता है, आपका डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ। बाकी पूरा चैप्टर हम नहीं करेंगे क्योंकि आता नहीं है। आज तक 10 इयर्स में सिर्फ 3 बार आया है, 3 साल में ऐसा हुआ है कि एनी 3 इयर्स आउट ऑफ इतने सारे साल में ये क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन किस पे आता है? डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन में ऐसे दे देंगे जैसे प्लांट, जैसे प्लांट एंड मशीनरी यूज होती है ना, तो प्लांट एंड मशीनरी इतनी की खरीदी गई थी, इतनी की बेच दी,
इतने का एडिशन किया, उस पे इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो उस पे बेसिस पे कैलकुलेशन जो करनी होगी वो आएगा। या बिल्डिंग इतने की खरीदी थी, बिल्डिंग का नाम ABC था, ये खरीदी थी, इतने की पहले से थी, इतने की और खरीद ली, फिर इतने की बेच दी, फिर उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, इस तरीके का। क्योंकि बिजनेस में आप प्लांट एंड मशीनरी यूज करते हो, बिल्डिंग यूज करते हो, इसीलिए ये आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में आता है। ये वाला हम टॉपिक आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चे। अब आप लोगों के डाउट्स ले लेती हूँ मैं, फिर क्लास ओवर करेंगे। प्रिया आहूजा ने पूछा है कि मैम के SOL खुला हुआ है। हाँ बच्चे, खुला हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने कहा है कि मैम नोट्स शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चे, हो जाएंगे। और मयंक डेम्बला ने बोला है मैम बुक कौन सी यूज करनी है। बच्चे गिरीश आहूजा की बुक खरीदनी है आपको, डॉक्टर गिरीश आहूजा, डॉक्टर रवि गुप्ता के नाम से बुक आती है आपकी इनकम टैक्स की। सिर्फ बीकॉम वालों की लेनी है, बीकॉम वालों की आप लेंगे, और उसमें असेसमेंट ईयर आप चेक करेंगे कि असेसमेंट ईयर आपका 2020-21 होना चाहिए, दैट इज प्रीवियस ईयर 2019-20। रिपीट कर रही हूँ, असेसमेंट ईयर कौन सा लेना है हमारे को, 20-21। दिव्यांशी खंडेलिया कि मैम ये मेरी फर्स्ट क्लास है। बच्चे इसमें तो आई कांट हेल्प, आपने क्लासेस मिस करी हैं तो यस आपको लिंक मिल जाएगा जो भी आप कह रहे हो। वीडियोस वन ड्राइव पर अभी, वो वन ड्राइव पर नहीं होंगी वीडियोस, वन ड्राइव पे आपको सिर्फ ये PDF नोट्स मिलेंगे। आपको जो ये वीडियोस मिलेंगी ये आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड वगैरह SOL की वेबसाइट पे मिलेंगी, उस पर ढूंढना जरूर मिलेंगी आपको ये वीडियोस। और अभी नहीं, अगर अपलोड हुई है तो अपलोड हो जाएंगी कुछ टाइम में। चिराग शर्मा ने कहा है मैम म्यूनिसिपल, मैम इफ म्यूनिसिपल टैक्स पेड इन 6 months व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस म्यूनिसिपल टैक्स। बच्चे म्यूनिसिपल टैक्स अगर पे हो गया है तो वो माइनस होगा। अमित गुप्ता ने पूछा है मैम ये म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या होता है बताओ, बिकॉज मैं प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया था। बच्चे इन दैट केस इट इज नॉट माय फॉल्ट, आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे इतना लिमिटेड टाइम होता है, मैं तो पूरा नहीं आपको दोबारा दोबारा रिपीट कर सकती, क्योंकि पूरा एक क्लास लगी थी 1.5 घंटे की उसमें उस दिन। एक बच्चे ने पूछा है कि मैम आप जो स्टडी मटेरियल दोगे और जो 10 ईयर होगी वो इनफ होगी या बुक परचेज करनी पड़ेगी। बच्चे बुक तो 100% परचेज करनी पड़ेगी, स्टडी मटेरियल बिल्कुल इनफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम पूरा क्लास खत्म करा ही नहीं पाते हैं, पूरा मतलब चैप्टर कंप्लीट नहीं करा पाते हैं। थोड़ा सा ही तो डिस्कस करते हैं हम चैप्टर का। तो आपको तो बुक खरीदनी ही पड़ेगी, बुक की एक एक इलस्ट्रेशन आपको करके जानी है, बहुत बहुत बार सॉल्व करके चेक करना है आपको कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, फिर 10 ईयर सॉल्व करनी है। अमित गुप्ता कह रहा है मैम क्लास रेगुलर लो क्योंकि एग्जाम नियर है। बच्चे हमारे को जो शेड्यूल मिलेगा हम तो उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं ना, हमारे को शेड्यूल यही क्लासेस का मिला है। ऐसा नहीं है कि डेट्स मैंने चूज करी हैं, हमारे को SOL से यही शेड्यूल मिल रहा है। एक बच्चा पूछ रहा है मैम एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चे 10 ईयर में आप चेक करिए किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और आपकी बुक के बिल्कुल पीछे, गिरीश आहूजा के पीछे आपके एग्जाम क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी देखिए। एक बच्चे ने पूछा मैम डिडक्शन में हम 30% ही क्यों माइनस करते हैं, उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं। बच्चे क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने यही परसेंटेज बनाई है कि 30% ही माइनस करना है। अभय ने पूछा मैम व्हाट इज बाउंसर। बच्चे बाउंसर मतलब कलेक्शन चार्जेस के लिए आप किसी आदमी को रख लेते हैं ना कि वो जाएगा और कलेक्ट करके आएगा आपका रेंट, क्योंकि अगर वो आपको सीधा सीधा पैसा नहीं दे रहा है आपका जो किराएदार है, तो वो आप उस
के सामने, क्योंकि वो थोड़ा सिक्योरिटी वाला पर्सन होता है तो वो उसके सामने दे देता है पैसे उसको, बट आपको सैलरी देनी पड़ती है बाउंसर की। अमित गुप्ता ने पूछा मैम ये सेक्शन 24 किस एक्ट के अंडर आता है? बच्चे इनकम टैक्स एक्ट। चिराग डुडेजा कह रहे हैं मैम मुझे प्लीज ग्रुप में ऐड करवा दो। बच्चे ये ग्रुप मेरे को नहीं पता ये कौन सा ग्रुप है, आई एम नॉट एडेड इन एनी ऑफ द ग्रुप्स, और मेरा ना इस पे कुछ मतलब लाइक इट इज नॉट अंडर माय परव्यू, मैं नहीं ऐड करा सकती हूँ आपको, ना मैं आपको डिलीट करा सकती हूँ उस ग्रुप से। बच्चे ये यश ने लिखा है मैम स्टैंडर्ड टैक्स और एक्चुअल टैक्स हो, तो एक्चुअल टैक्स और स्टैंडर्ड टैक्स नहीं, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट होगा आपका हिसाब से। तो एक्सपेक्टेड रेंट और जीएवी कैसे निकलेगा? बच्चे ये मैंने क्लास में कराया था, लास्ट क्लास में, आपने इसका मतलब लास्ट क्लास मिस करी है। चलिए बच्चे, क्वेश्चंस तो बहुत हैं अभी, फिर अब सारे तो मैं नहीं कवर कर सकती हूँ, तो मुझे क्लास ओवर करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम ओवर हो गया है आपका। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।